से पहले मैंने आपको स्टोन मैन की कहानी सुनाई थी। मुंबई में उसका काफी मतलब इस देश में शायद पहली बार जो हुआ था 1985 आपके आस के पास की बात है, जब मुंबई में एक स्टोन मैन का खौफ आया, उसके बाद फिर वो वहां पे थम गया, फिर कोलकाता में वही स्टोन मैन जिंदा हो गया, फिर असम में भी उसके बारे में खबर आई। तो ये सारी चीजें चलती रही। आज की जो कहानी है ये गुजरात से है और राजकोट से है। इस पूरी कहानी में कई अजीब चीजें हैं। बात 2016 की है। 2016 में 20 अप्रैल को अचानक राजकोट शहर में एक रेलवे स्टेशन के पास, जिसका शहर के आसपास से थोड़ी सी दूरी के ऊपर था वो, और वहां पे एक शख्स की लाश मिलती है सुबह सुबह। पुलिस पहुंचती है मौके पे, देखती है कि एक शख्स फुटपाथ किनारे बुरी तरह लहूलुहान पड़ा हुआ है और उसके सर को बहुत बेदर्दी से कुचला गया है। पास में एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर पे भी खून है और उसको देख के अंदाजा हो गया था कि इस पत्थर से उसका सर कुचला गया। मरने वाले के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और उसकी सारी चीजें गायब थी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जिस शख्स की मौत हुई थी उस शख्स के ही मोबाइल फोन से एक कॉल उसके घर पे जाता है और फोन करने वाला सिर्फ 2 लाइन कहता है। वो कहता है कि मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। तो एक कत्ल हुआ और ये जब घर पे फोन आया, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, घर वाले चौंक उठे। उन्होंने पुलिस को खबर दी। तब तक पुलिस को किसी और से खबर मिली थी और एक लाश के बारे में जानकारी मिली। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी मौके पे, छानबीन की और कुछ मिला नहीं। उसके पर्स बाकी चीज भी गायब थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर घर वालों से पता चला कि उसी के मोबाइल से कॉल आया था जिसकी जान गई थी। तो एक तरह से उस कॉल में चुनौती भी थी पुलिस को भी कि मैंने तो इसको टपका दिया, तुमको जो करना है कर लो। तो ये पुलिस को बात अजीब लगी कि ऐसा कौन सिर फिरा है। पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन करीब महीना बीत गया, कोई सुराग नहीं मिला। 20 अप्रैल 2016 को ये पहला कत्ल हुआ था। लोगों ने बहुत इसको सीरियसली भी नहीं लिया कि काम होगा, किसी से दुश्मनी होगी, कुछ पत्थर से कुचल दिया। लेकिन इसके बाद 23 मई, करीब 1 महीना 3 दिन के बाद, इसी राजकोट में एक सड़क किनारे एक और लाश मिलती है। जब पुलिस पहुंचती है तो उस लाश का भी सर बुरी तरह से कुचला हुआ था किसी वजनी चीज से, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके आस पास से कपड़ों में से कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता। पर्स से लेके बाकी चीजें गायब थी। पुलिस उस जांच में जुटी हुई थी कि तभी पुलिस को एक दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर मिली थी, किसी ने फोन किया कि उनका जो लड़का है उस के मोबाइल से एक फोन आया था सुबह सुबह, और फोन करने वाले ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने सिर्फ 2 लाइन कही कि मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। अब जैसे ही पुलिस को ये बात, ये लाइन पता चली, तो अचानक 1 महीना पुराना किस्सा याद आ गया। अब पुलिस को लगा कि ये क्या क्या दोनों कत्ल में सिमिलरिटी है, क्या क्या है। जो पहला कत्ल किया था 20 अप्रैल को, उस शख्स का नाम था सागर मेवाड़, और उसी सागर मेवाड़ के मोबाइल से उसके घर वालों को कॉल किया गया था। 23 मई को जो दूसरा कत्ल किया गया था, उस शख्स का नाम था प्रवीण, और प्रवीण को भी सेम उसी तरह मारा गया और उसी के मोबाइल से उसके घर वालों को फोन किया गया। अब इस 23 मई के कत्ल के बाद और फोन की इन दोनों बातों को सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि इस कत्ल में कोई ना कोई आपस में सिमिलरिटी है, लेकिन कत्ल दोनों अलग अलग दिशाओं में हुआ था। पुलिस जांच करती रही, लेकिन इससे पहले कि नतीजे पे पहुंचती, इस दूसरे कत्ल के बाद 3 दिन के बाद 26 मई को
इसी राजकोट में एक तीसरी लाश मिलती है। ये भी सड़क किनारे एक शख्स जिसके कपड़े अस्त व्यस्त है, सर किसी वजनी पत्थर से कुचला हुआ है और लाश के पास ही एक बड़ा सा पत्थर भी मिलता है जिस पे खून लगा हुआ है। अब पुलिस जब इसकी जांच कर रही होती है, इसी दौरान फिर एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि एक घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई है कि एक जो उनका बेटा है उसके ही मोबाइल से किसी ने फोन किया और उसने कहा कि मैंने इसको टपका दिया है, तुमको जो करना है कर लो। अब ये सुनते ही राजकोट पुलिस की हाथ पैर फूल जाते हैं, इसलिए कि 3 कत्ल तीनों एक ही तरीके से, और तीनों कत्ल के बाद कोई सीधे फोन करके चुनौती दे रहा है कि मैं तो कत्ल करता जा रहा हूं, तुम जो करना है कर लो। अब इस 3 कत्ल के बाद सिमिलरिटी क्या है, क्या इन तीनों के बीच में कोई रिश्ता है? अब पुलिस उन तीनों के प्रोफाइल खंगालना शुरू करती है, उन तीनों के रिश्तेदारों को खंगालना शुरू करती है, उन तीनों के बारे में छोटी बड़ी हर जानकारी इकट्ठा करती है, लेकिन नाकामी हाथ लगती है। वो इसलिए कि इन तीनों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन साबित नहीं होता है। मतलब तीनों मरने वाले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, ना उनके फैमिली में कोई उनको जानता था, ना दूर का दोस्त था, ना इनका कोई कॉमन फ्रेंड था जिसके जरिए एक लिंक बनता। तीनों अनजान थे और तीनों के शहर के अलग अलग इलाकों में लाशें मिली थी। तो जब ये लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर पुलिस को लगा कि कोई सिरफिरा हो सकता है। अभी पुलिस इस पूरी मामले की छानबीन कर ही रही थी कि लगभग 5-6 दिन के बाद 2 जून 2016 को वल्लभ भाई नाम के एक और शख्स की लाश मिलती है राजकोट में ही, और सेम उसी हालत में। उसके भी सर को कुचला गया भारी पत्थर से, लाश के पास पत्थर भी मिला, कपड़े वैसे अस्त व्यस्त मिले और सब कुछ गायब। और जैसा कि उम्मीद थी, वल्लभ भाई के घर भी सुबह सुबह फोन आता है और फोन करने वाला वही डायलॉग रिपीट करता है कि मैंने इसको टपका दिया है, तुम्हें जो करना है कर लो। अब इस 4 खून के बाद मीडिया में भी खबरें आई और अचानक राजकोट में अब दहशत फैल गई। लोगों को लगा कत्ल का तरीका कि पहले कत्ल करना, फिर चुनौती देना फोन करके, और उसी के मोबाइल से। ये बड़ी अजीब चीज थी। अब पुलिस ने बाकी जब इन सारे 4 जो मोबाइल कत्ल के बाद जिनसे कॉल किया गया उसके सर्विलांस और सारी चीजों पे लगाया, तो पता चला कि वो मोबाइल तो कातिल अपने साथ ले जाता था, फोन भी करता था एक, लेकिन उसके बाद उन चारों में से 4 मोबाइल दोबारा कभी ऑन नहीं हुआ। एक कॉल के बाद वो फोन बंद हो जाता था और फिर वो फोन चालू नहीं होता था। इसका मतलब है कि कातिल को पता था कि अगर वो फोन ऑन करेगा तो शायद उसका लोकेशन पता चल जाए, पकड़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए। तो उसने कभी फोन दोबारा एक कॉल के अलावा उस फोन से कभी उसने कोई कॉल नहीं किया। अब इन 4 कत्ल के बाद पुलिस उलझन में थी, लोगों में अब मीडिया में खबरें आ गई, लोग दहशत में, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। पुलिस की टीम पूरे शहर में लगभग रात को नाकेबंदी शुरू हो गई, रात को पुलिस थोड़ी ज्यादा विजिल हो गई, ज्यादा चौकन्नी हो गई, लेकिन किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया इस अनजान कातिल के ऊपर, जो रात के अंधेरे में आता था, मारकर चला जाता था। फिर पुलिस ने उन सारे लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जहां से पहली लाश, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो उनसे भी कोई खास क्लू नहीं मिला। हाँ, ये था कि इन सारी जगहों पे लगभग एक सन्नाटा था और अंधेरा था, बस इतनी सी कॉमन चीज थी। इनाम भी दे दिया, डिक्लेयर कर दिया और पुलिस जांच में भी लग गई, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में एक पुलिस अफसर को अचानक ख्याल आया कि इसी राजकोट में 7 साल पहले 2009 में, ये चूंकि सारे करते 2016 के मैं आपको बता रहा हूँ, 2009 में इसी राजकोट में इसी तरीके से सर कुचलकर 3 लोगों को मारा गया था।
अलग अलग वक्त में। और उस वक्त भी जो जांच हुई थी ये था कि कोई स्टोन मैन है, पत्थर से कुचल के सर मार देता है और वो सारा फिर पैसे वैसे लूट के भाग जाता है। तो इस सिलसिले में जब जांच की गई, काफी जांच के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन 2 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस का स्टेटमेंट आया 2009 में कि जो दोनों हैं ये सिरफिरे थे और ये इसलिए कत्ल कर रहे थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये कत्ल का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं देश में और एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो पुलिस ने पूछा किसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तब इन्होंने कहा राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहीं पढ़ा उसके बारे में अखबार में उस वक्त कि राघव रमन ने इसी तरह मुंबई में सर कुचल कर करीब 55 लोगों को मारा था और उस वक्त बड़ा उसका खौफ था। तो उन दोनों ने ये पुलिस को कहा, जो कि पुलिस दावा करती है कि वो राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजकोट आए थे और वहीं पे ये सारा एक एक करके उनको 56 लोगों को मारना था ताकि राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ दे। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट की पेश की, अदालत में गए। लेकिन इन दोनों के इस अखबारिया बयान के अलावा पुलिस कत्ल के मामले में बाकी और कोई लिंक नहीं जोड़ पाई। नतीजा ये हुआ कि निचली अदालत से ये दोनों सबूतों के अभाव में बरी हो गए और इस तरह से 2009 का वो केस अनसुलझा ही रह गया। अब पुलिस को अचानक लगा कि 7 साल बाद कहीं जो 9 में शामिल था वो तो नहीं है। इस तरीके से पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस के पास कोई सबूत, कोई और कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। तभी काफी केस स्टडी करने के बाद सिर्फ एक चीज के पुलिस बहुत करीब गई और वो ये था कि जो चारों कत्ल हुए, लोकेशन अलग अलग, चारों के मोबाइल ले गए, चारों के मोबाइल से कॉल भी आया, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है। आखिर में उन चारों मरने वाले के कपड़ों की हालत पे जब पुलिस ने ध्यान दिया तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। उन सभी के कपड़े कुछ के उतरे हुए थे, कुछ के उतार दिए गए थे। तो पुलिस को ये लगा कि अगर कोई सिरफिरा है, लूटपाट के मकसद से कर रहा है या कोई सनकी है कातिल, तो फिर इनको एक तरह से अधनंगा क्यों करता है, कपड़े क्यों अस्त व्यस्त करता है, तो इसके पीछे कुछ और वजह तो नहीं है। इन चीजों ने पुलिस को थोड़ा सा एक लाइन दिया और इसके बाद पुलिस अब राजकोट में जो समलैंगिक ऐसे कोई कुछ लोग हैं जो रहते हैं जो गे, उनके पीछे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई कि शायद उनसे कोई क्लू मिले, क्योंकि मौका वारदात से जो लाशें मिल रही थी और जिस तरीके से मिल रही थी उसने पुलिस को ये लगा कि इसमें शायद किसी समलैंगिक का हाथ हो सकता है। ऐसे लोगों को एक एक करके स्क्रूटनी किया गया, उनके बारे में छानबीन की गई, जांच की गई। नसीब से इसी दौरान में एक और शख्स पे हमला होता है, उसी तरीके से पत्थर से, लेकिन वो शख्स थोड़ा मजबूत था और वो उस हमले में बच जाता है और जो कातिल था वो भाग जाता है। हल्की सी उसने झलक देखी और इस दौरान में जहां पे ये हादसा हुआ, लगभग ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था, एक सीसीटीवी कैमरे में वो गुमनाम शख्स थोड़ा सा कैद हो जाता है। तो जो बच गया उस चश्मदीद के हवाले से और जो सीसीटीवी में था उस कैमरे के इमेज के हिसाब से पुलिस ने स्केच तैयार किया। स्केच तैयार करने के बाद अलग अलग जगहों पे पुलिस गई और उसके बाद उसके बारे में अब जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इस जानकारी का फायदा मिला पुलिस को। एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ लोगों ने पहचान की कि वो उसे जानते हैं, वो उसको देखा है और ये राजकोट का ही रहने वाला है, वहां का बाशिंदा है। पुलिस ने अब उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी की और इसके बाद उसके पीछे पुलिस लगी, ढूंढा गया। आखिरकार एक खबर पे
जामनगर से इस सिरफिरे कातिल को पकड़ा गया। इसका नाम था हितेश, राजकोट में रहता था और जिस घर में रहता था उस घर वालों ने हितेश को घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी वजह ये थी उसका समलैंगिक होना, उसका गे होना। और ये बात घर वालों को ये थी कि पड़ोसियों को भी इस बारे में चर्चा होती थी और लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे। तो इन चीजों से घर वालों को भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने बेटे हितेश को घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर जाने के बाद हितेश को इस बात का गुस्सा भी था और इसी गुस्से का बदला लेने के लिए फिर उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। कत्ल करने के बाद वो कोशिश करता रिश्ता बनाने की उस मरने वाले के साथ, और यही वजह है कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हमेशा। और इस अस्त व्यस्त कपड़े ने ही पुलिस को क्लू दिया उस तक पहुंचने का, और तब जाकर पुलिस हितेश तक पहुंची। हितेश को गिरफ्तार किया गया। राजकोट पुलिस के हिसाब से हितेश ने अपना गुनाह कबूल किया और वो ये बताया फिर उसने कि जब भी वो राजकोट में आता और किसी इंसिडेंट को अंजाम देता, सुबह होते होते वो राजकोट छोड़ देता और जामनगर पहुंच जाता, ताकि पुलिस राजकोट में जांच करती रहे और वो वहां से दूर जामनगर में हो। पहले कत्ल के बाद भी उसने यही किया, दूसरे कत्ल के बाद भी उसने यही किया, तीसरे कत्ल के बाद भी उसने यही किया और चौथे के बाद भी उसने यही किया। और इसी वजह से वो बचता रहा। लेकिन अगर पुलिस हर मकतूल के कपड़े की बारीकी पे न जाती, उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त हालत में न देखती, तो इस एक खुद राजकोट पुलिस ने इस बात को माना बाद में, कोई और क्लू उस वक्त तक नहीं था। और एक नसीब साथ में वो दे गया जब वो अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बात हुई और वो बच गया एक शख्स जो एक चौथा पांचवा शिकार हो सकता था, और सीसीटीवी फुटेज में उसका इमेज आना। तो इन सारी चीजों की वजह से एक सिरफिरा जो सिर्फ इसलिए कातिल बना क्योंकि उसको घर वालों ने निकल 2016 में जो आखिरी कत्ल हुआ था 2 जून 2016 को, उसके बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों को ये शक भी था कि शायद 2009 में जिस तरीके से 2 लोगों को पकड़ा और वो कोर्ट से बरी हो गए, तो इस मामले में भी ऐसा ना हो। लेकिन 4 साल हो गए करीब, फिर राजकोट की सड़कों पे इस तरह किसी के सर को कुचलकर पत्थर से नहीं मारा गया। तो ये मान लिया गया कि हितेशी जो है वो इन सारे खून का असली गुनहगार था, असली जिम्मेदार था। फोन करने की बात जब उसने उससे पूछी, पुलिस से पूछा, तो उसने यही बताया कि चूंकि मैं गुस्से में था और मैं कत्ल करने के बाद इसको छुपाना भी नहीं चाहता था और मैं चैलेंज देना चाहता था, इसलिए मैं उसी के फोन से उसी के घर वाले को फोन करता था और ये कहता था कि मैंने उसको टपका दिया और तुमको जो करना है कर लो। तो एक तरह से ये चुनौती थी पुलिस के लिए भी, और मुझे उसे भरोसा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये हर मुजरिम सोचता है कि उसका फुल प्रूफ प्लानिंग है, फुल प्रूफ मर्डर है, लेकिन कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो आखिरकार मुजरिम तक पहुंचा देती है पुलिस को। तो ये थी कहानी राजकोट के सीरियल किलर कि अपने देश में रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत होती है। साथ ही ये भी कि एक बड़ी अजीब चीज़ निकल कर आई थी कि कई बार कई लोग किसी का कत्ल कराने के लिए बाकायदा किसी ड्राइवर को हायर करते हैं, मतलब एक ड्राइवर को सुपारी देते हैं, और उसकी वजह है रोड एक्सीडेंट में डेथ को लेकर हमारा कानून। अगर किसी का कत्ल करें तो उम्र कैद कम से कम या फिर फांसी की भी सज़ा होती है, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट में किसी गाड़ी के नीचे कुचल कर किसी की जान चली जाती है तो कई बार तो 2-4 दिन के अंदर ही ज़मानत मिल जाती है और सज़ा भी बहुत मामूली। तो अगर किसी को आप कुछ पैसे दे दें और फिर किसी की जान लेने के लिए जो प्रोफेशनल किलर है उनकी बजाय किसी ड्राइवर को आप हायर करते हैं तो फिर जो सज़ा है वो भी कम हो जाती है। और ये एक पूरा गैंग था, ये बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ऐसे मामलों की तफ्तीश बहुत गहराई से करती है, लेकिन कई बार लापरवाही होती है। ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि करीब 3 साल पहले 2021 की बात है, पानीपत दिल्ली के करीब हरियाणा में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम है विनोद। विनोद की अपनी एक कंप्यूटर की शॉप थी, कंप्यूटर सेंटर चलाता था वो, और दुकान भी थी। शादीशुदा विनोद। एक रोज़ ये बात है 5 अक्टूबर
21 की विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर से लौटा और घर के बाहर ही मौजूद था। तभी एक ट्रक अचानक पहुंचा और उसने सीधे विनोद को टक्कर मार दी। हादसा ऐसा था कि विनोद के बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन कुदरत ने करिश्मा दिखाया। विनोद के दोनों पैर टूट गए, उसकी हड्डियां टूट गई, लेकिन उसकी जान बच गई। बाद में अस्पताल में इलाज चला, फिर वो ठीक हो गया। इधर कुछ चश्मदीद थे, उन्होंने ट्रक को देखा, उसके नंबर को देखा और फिर विनोद के घर वालों ने, उसके खासतौर पर चाचा ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाई कि इस ट्रक वाले ने सीधे आकर हिट किया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, उस ट्रक तक पहुंची और उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। उस ट्रक ड्राइवर का जो नाम था देव कुमार। देव कुमार को अरेस्ट किया। देव कुमार ने कहा कि ब्रेक फेल हो गया था, अनजाने में ये एक्सीडेंट हो गया और रोड एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो खैर थोड़े ही दिनों के बाद देव कुमार जमानत पर बाहर आ गया, छूट गया। यह हादसा हुआ था करीब 5 अक्टूबर 2021 को। जमानत पर वो हफ्ता 10 दिन के अंदर बाहर आ गया। 2 महीने 10 दिन बीत गए। 2 महीने 10 दिन के बाद 10 अक्टूबर 2021 देव कुमार एक रोज अचानक विनोद के घर पहुंच जाता है माफी मांगने के लिए कि उस दिन यह हादसा हुआ और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोर्ट में केस एक्सीडेंट का चल ही रहा था। तो ये पहुंचा वहां पे घर पे, लेकिन आसपास के लोगों ने देखा कि अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो देखा कि विनोद के सर में और सीने में गोली लगी है, वो जमीन पर पड़ा है और देव कुमार के हाथ में पिस्टल है और वो भाग रहा है। भीड़ ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और एक कहानी आई। कहानी ये कि देव कुमार के ट्रक से विनोद का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर टूट गए और उसके बाद वो जेल गया, फिर बेल पर बाहर आया। फिर वो अपने इसके लिए समझौता करने के लिए विनोद के घर गया। समझौता हुआ नहीं और उसने गुस्से में गोली मार दी और उसकी जान ले ली। 302 के तहत मामला दर्ज, मर्डर का केस दर्ज कर पुलिस ने देव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। 2021 दिसंबर की बात है। जेल भेज दिया। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस की कस्टडी से वो जुडिशियल कस्टडी में गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो गया, ट्रायल चल रहा है। 3 साल बीत गए, अब 24 आ गया। 24 आने के बाद अब इस लोअर कोर्ट का में अभी ट्रायल चल रहा था, शायद 6 महीने साल भर के अंदर फैसला आना था। पुलिस ने विनोद के कातिल के तौर पर देव कुमार को पेश किया और बताया कि ये पूरी कहानी यही थी कि उससे एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो जेल गया। बाद में वो समझौते के लिए गया, विनोद ने समझौता नहीं किया और गुस्से में उसने उसको गोली मार दी। तो ये एक गुस्से में हुआ कत्ल था। मामला कोर्ट में है, चार्जशीट दाखिल है, मुकदमा चल रहा है, गवाहों को पेश किया जा रहा है, वकील दलील सब कुछ चल रहा है। अब कुछ महीनों बाद फैसला आना है। तभी इसी महीने जून 1 या 2 तारीख की बात है, पानीपत के एसपी के पास एक मोबाइल पे मैसेज आता है। ये मैसेज एक बाहर के देश के किसी नंबर से आया था। उन्होंने मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में ये लिखा था कि विनोद मर्डर केस में जिस देव कुमार को आपने अरेस्ट किया और उसके बाद उसे जेल में भेजा और अब मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, असल में विनोद कुमार का कातिल देव कुमार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है और इसमें कुछ फैमिली के ही करीबी लोग शामिल हैं। मैसेज भेजने वाले ने अपने बारे में नीचे लिखा कि मैं विनोद का भाई हूँ, यानी जिसका कत्ल हुआ, जिसकी जान गई, और मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ।
लेकिन मुझे अभी ये लगभग 2.5 साल बीत गए, अब मुझे ये जानकारी मिली है कि इस कत्ल के पीछे देव कुमार सिर्फ एक मोहरा था। असली साजिशकर्ता कोई और है और इस कत्ल की कहानी कुछ और है, कत्ल के पीछे की साजिश कहानी कुछ और है और असली कातिल कोई और है। अब जैसे ये मैसेज एसपी के पास आया, उन्होंने फाइलें मंगवाई, देखा उस केस को, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो रोड एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर के महीने में 2021 में 5 अक्टूबर को, उसकी फाइल मंगाई। उसके बाद जब शूट आउट हुआ, गोली चलाई देव कुमार ने और विनोद को मारा 10 दिसंबर 2021 को, उसकी फाइल मंगाई। दोनों फाइलें मंगाकर उन्होंने खंगालनी शुरू की। उसके बाद वो उसी थाने के उन्होंने एसएचओ और उसके टीम को बुलाया और कहा जरा इस केस की दोबारा तफ्तीश करो। इसके बाद वो कोर्ट में एक अर्जी लगाई। कोर्ट में इधर मुकदमा चल रहा, कुछ ही महीने बाकी फैसला आने में, लेकिन अब पुलिस की तरफ से जाता है कि इस केस को कुछ और हमें जांच करनी है, इसको फिर से, चूँकि क्लोज हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, रीओपन करने की मजबूरी और नए सिरे से जांच करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इजाज़त दे दी। अब पुलिस गुपचुप तरीके से दोबारा इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है, जो अब तक एक आम लड़ाई का मामला था। शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा ही जानकारी मिली नहीं, लगा कि शायद भाई ने, उसके यही है क्योंकि भाई का कत्ल हुआ, उसके दिल दिमाग में कई चीज़ें होंगी, तो उसे लग रहा होगा कि कुछ साजिश किसी और की है। लेकिन ये सिंपल ओपन एंड शट केस नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एसपी ने कहा कि मैसेज आया तो बारीकी से देखो। अब उन्होंने क्या किया कि 3 साल पहले जब देव कुमार ने एक्सीडेंट किया, उसके बाद गोली मारी 2 महीने 10 दिन के अंदर, उस दौरान के सारे कॉल डिटेल को निकालने का फैसला किया। जब कॉल डिटेल निकालने का फैसला किया तो देखा कि उस दौरान में किस किस से बात होती थी। एक टीम को इस पर लगा दी। एक टीम को इस पर लगाई कि इस कत्ल के बाद, यानी कि दिसंबर 2021 के बाद से 2024 के बीच में क्या देव कुमार से जेल में मिलने के लिए कौन कौन गया, उसकी फैमिली, फ्रेंड और लोग। इसके अलावा उस मोबाइल पे जब इंसिडेंट हुआ था उस वक्त जो बात हो रही थी, उसके बाद भी क्या कभी देव कुमार के फैमिली ने किसी से बातचीत की, ये सारी चीज़ें। वो ट्रक कब खरीदी गई जिससे एक्सीडेंट हुआ, अब ये सारी टीमें जांच में लग गई। इसके बाद धीरे धीरे सारी जांच करने के बाद एक रिपोर्ट आई एसपी के पास। ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाती थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे लेटेस्ट आया कि अदालत में विनोद के कत्ल की गवाही चल रही थी और जब यह कत्ल हुआ उस वक्त, उस दौरान अक्टूबर 2021 के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती थी कातिल देव कुमार की, वो एक सुमित नाम के शख्स से होती थी। और जिस दिन ये गोलीबारी शूट आउट हुआ, यानी कि 10 अगस्त 2021 को, उस दिन भी सुमित से कई बार बात हुई। इत्तेफाक से पुलिस ने ध्यान दिया कि इस नंबर पे बात हो रही है, तो पता चला ये सुमित का नंबर है। सुमित कौन है? तो उसका एक जिम ट्रेनर है, जिम में काम करता है। तो पुलिस ने कहा कि 2 इंसिडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद शूट आउट हुआ, गोली मारी। क्या इन दोनों दिन सुमित ने बात की थी? जब देखा गया तो 5 अक्टूबर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी सुमित के कई कॉल, और 10 दिसंबर जिस दिन शूट आउट हुआ उस दिन के भी सुमित कॉल, और इन 2 दिनों के अलावा बाकी दिनों में नॉर्मल कम बातचीत होती थी, और इन्हीं 2 दिनों में सबसे ज़्यादा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन था। अब एक सुमित नाम का जब कैरेक्टर आया तो सुमित के बारे में पुलिस ने खामोशी से छानबीन शुरू की। जब सुमित की छानबीन शुरू की और अब सुमित का मोबाइल नंबर आ गया, और सुमित के मोबाइल में अब जब पुलिस ने झांका तो वहाँ से एक और चौंकाने वाली चीज़ मिली। सुमित के मोबाइल में एक नंबर पर बड़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, कई घंटे तक, और लगातार बात हो रही थी। और इधर इस कत्ल से, विनोद के पहले से ये बातें हो रही थी। और वो जो नंबर था, जब पुलिस ने उस नंबर को टटोला और खंगाला तो पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि विनोद की वाइफ, विनोद की पत्नी
अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि एक कातिल जो जेल में है और जब कत्ल किया, पहले एक्सीडेंट और फिर गोली चलाई, उस दिन सुमित से लगातार टच में है और सुमित लगातार विनोद की वाइफ के टच में है। लेकिन दो चीज़ें खुद पुलिस को पच नहीं रही। एक कि अगर एक्सीडेंट नॉर्मल था तो फिर ये गोली का क्या मतलब है, और एक्सीडेंट गलती से हुआ तो फिर इतने गुस्से की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये समझ में आ रहा क्या एक्सीडेंट पहली नाकाम कोशिश थी कत्ल की, और फिर जब वो नाकाम हुआ तब उसने फिर बुलेट का सहारा लिया। तो ये सारे सवाल थे, जवाब कुछ नहीं। और फिर सुमित और विनोद की वाइफ का क्या रिश्ता, क्या इनके बीच में रिलेशन। लेकिन उस एक मैसेज की वजह से जब ये जांच हुई तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं जो उस वक्त नहीं आई जब पुलिस ने ये सारी चार्जशीट दाखिल की और सारे केस की तफ्तीश की। कई बार पुलिस केस में कैसी लापरवाही करती है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। खैर, जब ये सारी चीज़ें आई तो इन सारे सवालों को, जो डॉट्स थे, वो क्लियर करने के लिए सुमित से पूछताछ ज़रूरी थी। सो एक दिन पुलिस ने सुमित को उठाया। ये 7 जून की बात है, इसी महीने 7 जून को उठाकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। सुमित पहले अपने आप को अनजान बनता रहा, लेकिन जब उसके फ़ोन के कॉल डिटेल, सारी चीज़ें, और फिर निधि से उसकी बातचीत लंबी लंबी, वो सारा काला चिट्ठा सामने रखा, सुमित घबरा गया। उसके बाद उसने एक कहानी सुनाई। जब उसकी कहानी कंप्लीट हो गई, पुलिस की एक टीम अब विनोद के घर पहुंचती है, उसकी बेवा के पास, यानी उसकी पत्नी निधि के पास। निधि को पुलिस स्टेशन बुलाती है, फिर उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर में निधि और सुमित का आमना सामना होता है, और फिर निधि भी सब कुछ शुरू से आखिर तक बताती है। दोनों की कहानी जो थी वो एक ही कहानी थी, और वो कहानी ये थी कि कत्ल को अंजाम देने के लिए कैसी साजिश रची गई, किस किस तरह की साजिश रची गई, ये विनोद मर्डर केस से साफ पता चलता है। विनोद और निधि की शादी दोनों के परिवार की मर्जी से हुई थी। दोनों ठीक, खुशहाल, खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। पानीपत में अच्छा खासा विनोद का कारोबार था, कंप्यूटर सेंटर था। इसी बीच में अब निधि को एक दिन विनोद ने कहा कि तुम घर में ज़्यादातर वक्त रहती हो, थोड़ा फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, तो तुम जिम चली जाया करो। निधि जिम जाने लगी। वहाँ उसका एक पर्सनल फिजिकल ट्रेनर भी मिल गया, वो उसको ट्रेन करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेनिंग कहीं और पहुँच गई। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। इत्तेफाक से ये चीज़ें छुपती नहीं है, कुछ वक्त तक तो चलता रहा। लेकिन एक रोज़ विनोद को इसकी भनक मिल गई। विनोद ने जिम ट्रेनर यानी कि सुमित को काफ़ी हड़काया, डांटा, फिर निधि को समझाया। लेकिन प्यार उस वक्त रूज पे था, कहाँ ये लोग मानते हैं। उन्हें लगा कि अब ये तो बात पता चल गई है, अब ये रोक टोक शुरू हो गई है, इनकी मोहब्बत के बीच में ये अब दीवार बन रहे हैं। क्या किया जाए, अब मिलने जुलने पर पहरा, जिम भी छुड़वा दिया। तो किसी तरीके से अब निधि और सुमित बड़ी मुश्किल से मिले और उन्होंने कहा कि इस दीवार को कैसे गिराएं। तो पता चला कि एक ही रास्ता है, विनोद को रास्ते से हटा दो। निधि ने हरी झंडी दी, सुमित ने कहा ठीक है। इसके बाद अब तलाश शुरू हुई विनोद को रास्ते से हटाने की। अब ये था कि अगर कत्ल होता है तो फिर पुलिस के ऊपर शक जाएगा, हो सकता है रिश्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये मालूम था कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। तो फिर साजिश ये बनी गई कि क्यों ना विनोद की मौत को एक रोड एक्सीडेंट दिखाया जाए। लेकिन इसके लिए कौन तैयार होगा। तो ढूंढ ढांड कर इनकी नज़र में एक देव कुमार नाम का एक ड्राइवर मिला, जो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। उसको इन्होंने कहा कि तुझे 10 लाख रुपए देंगे और तू रोड एक्सीडेंट में विनोद को मार डाल। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तुझे पकड़ेगी, हफ्ते भर में बेल आउट हो जाएगा, 6 महीने की सज़ा होगी, पर हम तुझे 10 लाख देंगे। जब तक तू जेल में रहेगा तेरे पूरे घर की देखभाल भी हम करेंगे। पैसे के लालच में देव कुमार तैयार हो गया। पहली कड़ी पूरी थी। अब यह था कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट।
तो अब बाकायदा इस साजिश को अमल में लाने के लिए एक ट्रक खरीदा गया। देव कुमार को वो ट्रक दिया गया और कहा कि इसी ट्रक से तुझे उसको मारना है। ट्रक व्रक खरीदने के बाद सारे पैसे जो ट्रक को खरीदने के लिए थे वो निधि ने दिए, सुमित ने दिए। ट्रक खरीद कर अब देव कुमार को दे दिया गया। इसके बाद उसको कहा गया कि तुम देखो ये कब कहाँ कैसे आता है। तो घर की भेदी निधि ने बताया कि ये शाम को दुकान से आकर घर के बाहर, ये वो खुली जगह है एकदम, बिल्कुल सड़क, गांव में आप देखते होंगे चौपाल ऐसी रखती है, तो वहीं पे बैठता है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तुम थोड़ा सीधे जाने की बजाय लेफ्ट मारो, सीधे उड़ा दो। सब कुछ तैयारी हो गई। 5 अक्टूबर 2021 को देव कुमार ट्रक लेकर आया। निधि के जरिए सुमित ने उसको पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो कुर्सी पर बैठा था, ट्रक आया और आकर उड़ा दिया। लेकिन नसीब अच्छा था, विनोद बच गया। सिर्फ दोनों पैर की हड्डियां टूटी, प्लास्टर लगा, वो ठीक हो गया, लौट आया। उधर देव कुमार को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। अब ये हुआ कि ये तो साजिश नाकाम। अब दूसरी बार उसी ट्रक से दोबारा एक्सीडेंट करना ये मुश्किल था। तो अब क्या करें, पैसे भी लगा दिए, सुपारी भी दे रखी है 10 लाख। उधर जब वो पकड़ा गया, जेल गया, तो फिर उसके पूरे घर का खर्चा जो है निधि और सुमित वादे के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। अब इधर इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि अब एक्सीडेंट से तो होगा नहीं, एक काम करते हैं, सीधे गोली मारते हैं। लेकिन गोली कैसे मारा जाए, तो उसके लिए एक प्लॉट तैयार किया गया, एक पूरी कहानी तैयार की गई। कहा यह गया कि चलो जमानत पर देव कुमार बाहर आ गया है, तो उससे कहा जाए कि आकर तुम विनोद से माफ़ी मांगो, कहना हमें माफ़ कीजिए, उस दिन हमारा स्टीयरिंग पर से कंट्रोल खो गया, अनजाने में यह हादसा हुआ, तो पुलिस केस भी वापस ले लेंगे। तो माफ़ी मांगने के बहाने तुम घर आ जाओ और सीधे गोली मार के निकल लो। सारी प्लानिंग हो गई। उसी के बाद 10 दिसंबर 2021 को देसी कट्टे के साथ देव कुमार निधि के घर पहुंचता है। विनोद उस वक्त घर में था। निधि ने सुमित को फ़ोन किया कि हम दोनों अकेले हैं, तुम भेज दो। सुमित ने देव कुमार को फ़ोन किया, देव कुमार घर पहुंचा। उसे देखकर विनोद को गुस्सा आया, पर उसने कहा कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, मुझे आपसे बात कर दी है, समझौता करना है। और ये कहते कहते वो घर के अंदर दाखिल हो गया। और जब तक विनोद को समझता, उसने कट्टा निकाला और सीधे 2 गोली मारी। पहली गोली सर पे लगी, दूसरी सीने पे लगी। गोली मारकर जब वो भागने लगा, तो अब इधर निधि को भी ये दिखाना था कि उसी कमरे में थी तो शक ना हो, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। जब वो आए तो इत्तेफाक से वो कुछ पहले ही चीख दी थी, लोग थोड़े चौकन्ने हो गए। इधर देव कुमार की गोली की आवाज़ भी आ गई थी जो उसने चलाई। लोगों ने उसे दबोच लिया बाहर जाते वक्त और वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन तब भी सच्चाई छुपी रही। यही था कि इसी ने एक्सीडेंट किया, यही आया था समझौता करने, केस वापस लेने के लिए, गुस्से में गोली मार दी। और यही कहानी पुलिस ने अपनी FIR में और चार्जशीट में लिख ली। और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। पानीपत जेल में वो बंद रहा, मुकदमा शुरू हो गया और निधि और सुमित तसल्ली से मिलते रहे। अब यहां तक तो ठीक था। 3 साल, लगभग 2.5 साल गुजर गए। लेकिन ये जो जून के फर्स्ट वीक में पानीपत के SP के पास ऑस्ट्रेलिया से जो मैसेज आया विनोद के भाई का, वो कैसे आया? तो जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि सुमित के साथ जिम में निधि के जो रिलेशन थे उसके बारे में विनोद को पता चला। और विनोद के जरिए उसके भाई को भी ये बात पता चली थी। लेकिन उसके भाई ने ये नहीं सोचा था कि उसके भाई की मौत के पीछे ये रिश्ता शायद वजह बनी। जब वो ऑस्ट्रेलिया में था और वहीं काम कर रहा था, तब उसके कुछ दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे भाई की मौत के बाद से ही निधि और सुमित के बीच में काफ़ी मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। और फिर वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई कि मौत के बाद से निधि का जो रवैया था वो अलग था। तब उसके भाई को शक हुआ कि उसके भाई की मौत के पीछे, क्योंकि उसके दिमाग में था कि एक्सीडेंट 2 महीने के अंदर और फिर शूट आउट, गोली चलाना, ये दोनों चीज़ें इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है। और तब उसको अपने दोस्तों से जब ये भनक मिली पानीपत में, फिर उसने तय किया कि वो पुलिस तक ये बात पहुँचाएगा। और उसने SP को मैसेज भेजा और उसी एक मैसेज की वजह से फ़ौरन एक्शन लिया। और वहाँ के SP ने इस मामले की दोबारा जांच की। और नतीजा ये हुआ कि जो कातिल और जो कत्ल की वजह 2.5 साल तक अदालत में पड़ी हुई थी, जिसको लेकर मुकदमा भी शुरू हो गया, अब 2.5 साल बाद वो सारी चीज़ें पलट गई हैं। अब असली कातिल, गोली चलाने वाला तो बेशक देव कुमार है, लेकिन ट्रिगर दबाने का जिसने इशारा किया वो खुद विनोद की अपनी वाइफ निधि और उसका दोस्त सुमित है। निधि और सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पुलिस हिरासत में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। उस वक्त के सारे ट्रांजैक्शन, वो सुपारी की 10 लाख रुपए की रकम, उन सारी चीज़ों को पुलिस ने अब एक साथ इस्टेब्लिश किया। जांच करने के बाद वो बैंक खातों से, सारी चीज़ों से, उस ट्रक की खरीदारी, और अब एक मजबूत केस बना है। और अब वो वाला ट्रायल रुक गया है। अब इस नई चार्जशीट के बाद इस मामले में एक नहीं बल्कि अब 3 कातिल, एक देव कुमार जिसने गोली चलाई,
एक निधि जिसने गोली चलाने का इशारा किया और एक सुमित जो निधि का पार्टनर रहा। तो कैसे एक मैसेज ने 2.5 साल के बाद एक केस का पूरा रुख ही बदल दिया, और कैसे इस कत्ल को पहले एक रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ये थी आज की कहानी। बताइए, एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए क्या कुछ किया, मतलब ऐसी ऐसी साजिश सोची जो प्रोफेशनल किलर का काम है, प्रोफेशनल गैंग ऐसा करते हैं। और यह काम गृहिणी, एक आम पत्नी थी। वही है कि जब दिमाग घूमता है तो इंसान क्या कुछ कर बैठता है, और पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। कहानी खंडवा की है। खंडवा के बारे में आप सब जानते हैं, एमपी में एक बहुत अच्छी सी जगह है, और इस खंडवा की पहचान अगर बहुत सारे लोग आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मशहूर सिंगर अपने गायक किशोर कुमार, उनके बड़े भाई अशोक कुमार, उनके एक और भाई अनूप कुमार, ये तीनों का की जन्म स्थली है वहीं पे खंडवा के ही है। और खंडवा आज भी गर्व करता है कि कुमार परिवार खंडवा की देन है। इंदौर से करीब 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर दूर है ये खंडवा शहर, इंदौर जिसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। तो कहानी वही खंडवा की है। हरि नारायण जी तब इससे पहले बालाघाट में पोस्टेड थे, उनकी पहली पोस्टिंग थी आईपीएस बनने के बाद, और बालाघाट नक्सल एरिया है, वहां नक्सलियों के बीच में भी वो रहे। हालांकि उन्होंने वहां की भी एक कहानी सुनाई, लेकिन वो फिर कभी। तो बालाघाट से उसके बाद इनका तबादला होता है खंडवा में। अब ये खंडवा आते हैं एसपी बनकर और वहां पे अपनी चार्ज लेते हैं। रूटीन का कामकाज चल रहा था। तभी एक रोज, जो नाम था उनका प्रसन्न कुमार मिश्रा। प्रसन्न कुमार मिश्रा जो हैं वो एसडीओ थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने जब फाइल देखी तो वो फाइल इसलिए उनके पास आई, कहा गया कि भैया लगभग 7 साल होने वाला है, इस केस में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अब इसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके इस केस को बंद कर देते हैं। तो इस पे एसपी साहब के दस्तखत चाहिए थे। तो हरि नारायण साहब को दस्तखत करना था, केस क्लोज हो जाना था। बट इनके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि यार ऐसा क्या है जो 7 साल हो गए केस सॉल्व नहीं हुआ, क्या कुछ इसमें हुआ। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो साइन तो करना ही है, केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन एक बार इस फाइल को पढ़ लेते हैं। उन्होंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जागा। फिर उन्हें लगा कि केस क्लोज करने के लिए दस्तखत करना है तो आज नहीं तो किसी और दिन हो जाएगा, लेकिन एक बार केस पढ़ते हैं। तो पढ़ने के दौरान उन्हें इस केस फाइल से कई जानकारी मिली। एक ये पता चला कि इस केस में कम से कम 10 टीमों ने जांच की थी अलग अलग, चाहे एमपी की क्राइम ब्रांच हो या सीआईडी हो, क्योंकि एक सरकारी अफसर का मसला था। इसके अलावा स्पेशल टीम बनी, फिर लोकल पुलिस ने जांच की, पर 10 की 10 टीमों में से किसी ने भी इस केस की तह तक वो नहीं पहुंच पाए। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, जांच शुरू करती है, मामला सरकारी अफसर का था। प्रसन्न कुमार मिश्रा के जो भाई है अनुराग, वो भी पुलिस के पास जाते हैं, थोड़ा दबाव बनाते हैं, और उन्हें शक था कि इसमें कुछ साजिश है। पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है, आसपास के पूरे इलाके में हर तरह से पता किया जाता है, तस्वीरें इधर उधर भेजी जाती हैं, लोगों से पूछा जाता है, जो लावारिस लाशें हैं उन तक को, जो आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया होती है उन सबको भी देखा जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और प्रसन्न कुमार मिश्रा की कोई खबर नहीं लगती। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। फिर मामला लोकल पुलिस से लेके स्पेशल टीम बनती है, उसको दिया जाता है, फिर क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, फिर सीआईडी को दिया जाता है। लेकिन सारी टीमें जांच करने के बाद एक जगह पर आकर रुक जाती है, और वो ये है कि एक आखिरी सिरा जहां से कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर प्रसन्न कुमार कहाँ गायब हो गए। कुछ जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ। तो ये पूरी कहानी थी। 2003 में गायब हुए थे और 2010 आ गया। लगभग जो गुमशुदगी की जो तारीख थी, 7 साल पूरे होने वाले थे। 7 साल को पूरा होने में
या तो 1 महीना या कुछ दिन बचे थे, तब ये पहुंचते हैं एसपी बनकर हरि नारायण जी खंडवा में, उसके अब जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंच के कुछ बात की जा सकती है, लेकिन जो पुराने लोग थे फिर उनसे भी बात की तो पता चला कि इन सबसे तो ऑलरेडी कई टीमें पुलिस पूछताछ कर चुकी है, सीआईडी भी कर चुकी है, क्राइम ब्रांच भी कर चुकी है, लोकल पुलिस भी कर चुकी है, बट इनसे कोई क्लू नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में उस फाइल में एक जगह एक जिक्र था और फिर इन्होंने अपने लोकल पुलिस से भी पता किया, वो ये कि जो प्रसन्न कुमार मिश्रा है, इनकी वाइफ रेखा मिश्रा की, जो कि इस मामले में कंप्लेनेंट थी, जिन्होंने अपने पति की शिकायत दर्ज कराई थी, वो जो प्रसन्न कुमार मिश्रा का ड्राइवर था उसके साथ शादी कर ली है और एक बीवी की तरह ही उसके साथ रहती है। हालांकि रेखा की जो प्रसन्न कुमार मिश्रा है उनके साथ के 2 बेटे और 1 बेटियां थी, 1 बेटी थी, 3 बच्चे ऑलरेडी थे। तो बाद में वो करीब 5-6 साल जब गुजर गए तो रेखा एसटीओ के ड्राइवर के साथ मतलब रहने लगी और उस ड्राइवर का नाम था साहब अली, सैयद साहब अली। तो केस डायरी में ये कहीं जिक्र था कि अब जो रेखा है उनकी पत्नी वो उस ड्राइवर के साथ देखी गई, वो वहां पे रहती है उस जगह से कहीं दूर। तो फिर थोड़ा सा एसपी साहब को मन में एक खटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पति गायब है और वो साथ में। तो जो 5-6-7 लोगों को जीरो किया था उसमें से कुछ को उठाया, पूछताछ की अलग तरीके से, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। आखिर में जब उन्हें लग गया कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है और इस रिश्ते का कहीं ना कहीं तार एसडीओ की गुमशुदगी से जुड़ता है, को उठाने का फैसला किया, पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद सैयद साहब अली, रेखा और रेखा के बच्चे भी थे, चूंकि माँ थी उसको अकेले ला नहीं सकते, उसको बुलाया गया पूछताछ के लिए। ये लोग आए, वैसे ही जो पूछताछ अब तक हुई थी, पहले भी पूछताछ हुई, खबर मीडिया तक भी पहुंची। एक तो मीडिया में वैसे ही थोड़ी सी गुस्सा भी था पुलिस को लेकर कि 7 साल हो गए आज तक ये केस सॉल्व नहीं किया, और अब फिर पूछताछ हो रही है। फिर ये भी तक कहीं से ये बात चली गई कि महिला को उठा लिया गया है, बच्चे को भी लिया है, तो पुलिस की भी खिंचाई होने लगी। अब इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही। न साहब अली कुछ कह रहा है, न रेखा कुछ कह रही है। तमाम हथकंडे अपना लिए पुलिस ने, लेकिन जुबान नहीं खुला पाए और ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एसटीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की गुमशुदगी का राज है क्या। अब चूंकि जो एसपी हरि नारायण थे उनको ये था कि केस क्लोज पे तो दस्तखत करके चलो केस फाइल क्लोज कर ही देंगे, लेकिन एक आखिरी कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में जो सबसे ज्यादा जिसमें शक थे, इन लोगों को बुला लिया था, पूछताछ कर रहे हैं, सारी चीजें आजमा रहे हैं, यह आखिरी मौका था। लेकिन इस काफी वक्त गुजर गया, इन लोगों से पूछताछ के बाद लगा कि कोई फायदा नहीं है, इनमें से कोई जानता ही नहीं है, कोई बताएगा ही नहीं पुलिस को। तो एक तरह से पुलिस भी मायूस हो गई, थक हार गई। खुद एसपी हरि नारायण को भी एक मायूसी का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि शायद ये लोग नहीं और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिलेगा, ये तो कबूल तो करेंगे नहीं। तो थक हार कर अब पुलिस बैठ चुकी थी, ये लोग पुलिस के पास ही थे, रेखा भी और साहेब अली भी। रेखा का एक बच्चा, बेटा, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 9 साल होगी, यानी जब उसके पिता गायब हुए तब वो शायद 1.5 या 2 साल का था, तो वो भी वहीं था। तो अचानक एसपी हरि नारायण मुझे साहेब अली, जो कि उसके साथ ही रहता था, क्योंकि उसकी माँ रेखा साथ में रहती थी, तो वो जो साहेब अली है, मतलब नाम उसने नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि वो अंकल हमेशा मुझे कहते हैं, कई बार कहा कि तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे बाप का किया है। अब ये सुनकर बड़ा अजीब लगा
एसपी हरिनारायण को कि ये बच्चा क्या कह रहा है। बट उन्होंने फिर उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ की तो उस बच्चे ने कहा कि वो हमेशा मेरे को जब गुस्सा आता है डांटते हैं तो कहते हैं कि तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे बाप का किया है। अब ये सारी चीजें ऐसी थी कि इस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, वो बच्चा अपने आप बोल रहा है। तो इस एक लाइन में ये भी था कि इस बच्चे को इस धमकी देने का मतलब है कि इसके बाप के साथ कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है। बच्चे की इस बातचीत के बाद अब रेखा को बुलाया जाता है, उस बच्चे की माँ को और एसडीओ की बीवी को। इसके बाद एसपी उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि एक बच्चा तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है। तो पूछती क्या कह रहा है तो बताते हैं कि ये बता रहा है कि जो साहेब अली है वो लगातार उसको इस तरह से धमकाता है, इस मासूम से बच्चे को, और ये कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है। फिर उसको वो थोड़ा सा अर्दब में लेते हैं और रेखा से पूछताछ करते हैं कि देखो जो भी ये सच बताता हूँ, क्योंकि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है और ये सच कह रहा है। इसके बाद रेखा थोड़ा सा टूट जाती है, उसे लगता है कि अब भेद खुल गया। फिर वो पूरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनने के बाद फिर पुलिस साहेब अली के पास जाती है और उसको बताती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, सब कुछ बता दिया है। इसके बाद फिर साहेब अली और उसका जो भाई है करामत अली, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरीके से जब ये केस क्लोज होना था उससे सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले केस सॉल्व होता है। ये दिन अगर ना होते तो शायद केस क्लोज करके रिपोर्ट डाल दी जाती। अब सवाल ये था जो क्या कहानी बताई रेखा ने और 7 साल से कहाँ है एसडीओ में। साहेब अली और रेखा का क्या रिश्ता, जबकि रेखा के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। तो फिर पूरी कहानी इस तरह से वो बताती जो है वो ये थी कि एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की जब खंडवा में पोस्टिंग थी तो उनका ड्राइवर था सैयद साहब अली। साहब अली ही हमेशा उसके साथ रहता था। तो कई बार ड्यूटी के लिए लंबे लंबे टाइम तक वो गायब रहते। शराब वराब की भी लत थी। फिर साहब अली कई बार फैमिली को भी लेके गाड़ियों में जाता, गाड़ी में घुमाता बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। तो इस तरह आना जाना, घर पे आना, गाड़ी में घुमाना, इन सारी चीजों की वजह से और फिर एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा का दूर रहना, रेखा और साहब अली करीब आ गए। इन दोनों में प्यार हो गया। अब जब दोनों में प्यार हो गया तो फिर दोनों ज्यादा से ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश करने लगे। प्यार इस कदर हो गया कि फिर रेखा ने जो है वो साहब अली से शादी करने का ही फैसला कर लिया और कहते हैं कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली और रेखा ने अपना नाम शादी करने के बाद शबनम नाम रख लिया। इसके बाद उसकी ये भी है कि बाद में साहब अली से भी एक बेटी पैदा हुई। लेकिन खैर इन दोनों ने जब गुपचुप तरीके से शादी कर ली, अब रेखा और साहब अली के बीच में रोड़ा एक ही था और वो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा। तो कहते हैं कि आजाद जिंदगी जीने के लिए रेखा ने ही सैयद साहब अली से कहा कि तुम इसको ठिकाने लगा दो, ये अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान रहेगी। अब चूंकि साहब अली ड्राइवर था तो हमेशा प्रसन्न कुमार मिश्रा के आसपास रहता था। एक रात मौका देखकर ये प्रसन्न कुमार मिश्रा के दफ्तर में पहुंचता है और साथ में उसका भाई था करामत अली। इसके पास एक रस्सी थी। उस वक्त प्रसन्न कुमार मिश्रा कुर्सी पे बैठे हुए थे। पीछे से आता है वो साहब अली, रस्सी का फंदा जो है वो गले में डालता है, जोर से खींचता है। तब तक वो संभल नहीं पाते। उस दौरान में करामत अली सामने से आता है, वो दोनों पैर पकड़ लेता है, वो कुर्सी से गिर जाते हैं। वो जोर से फंदा कसता जाता है और थोड़ी देर के बाद गला घुटने की वजह से प्रसन्न कुमार की मौत हो जाती है। अब कत्ल तो हो गया, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं? रात का वक्त था। इसके बाद दोनों भाई साहब अली और करामत अली जो स्कूटर पे आए थे वहां पे लाश को उठाते हैं। प्रसन्न कुमार को स्कूटर के बीच में बैठाते हैं आगे,
साहब अली स्कूटर चला रहा है, बीच में प्रसन्न कुमार की लाश है, लेकिन इस तरह से बैठाया गया कि ऐसा लगे कि वो जिंदा है, और पीछे करामत बैठता है, और उसके बाद ये रात के अंधेरे में वहां से निकल लेते हैं। वहां से बहुत काफी दूरी पर, कई किलोमीटर दूर एक स्टेट हाईवे नंबर 12A जो होशंगाबाद रोड के पास है, ये वहां पे पहुंचते हैं। अब तक इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, पर ऐसी जगह ठिकाने लगाना था जहां से ये लाश मिले नहीं, बाहर नहीं आए, ताकि मौत का खुलासा ही ना हो। लेकिन पहले से प्लान नहीं था इनका कुछ कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाना है। खैर ये लाश लेकर जा रहे थे, तभी जब ये के लिए वहां पे नींव खोदी गई थी, और वो काफी गहरी, मतलब करीब 18 फीट गहरा वो गड्ढा था जो नींव खोदी गई। रात का वक्त था, कोई आसपास में था नहीं। इन्होंने देखा ये सबसे अच्छी जगह है, लाश को उसी नींव के अंदर ये ले गए, उसके ऊपर मट्टी डाली, और फिर वहां से वो दोनों निकल तरीके से वो लाश हमेशा उस हाईवे में जो पिलर बन रहा था, जो ब्रिज पे, उसके नीचे दफन होकर रह गई। उसके बाद तमाम पुलिस कोशिश करती रही, सुराग मिला नहीं। जो आपको जैसे शुरू में बताया, धीरे धीरे वक्त बीता, करीब करीब 7 साल हो गए थे। इस दौरान में इन दोनों ने ये किया कि चूंकि एक ये मालूम था इन्हें कि अगर एसडीओ की गुमशुदगी के 7 साल पूरे हो जाते हैं और 7 साल तक कोई सुराग नहीं मिलता या बॉडी नहीं मिलती, लाश नहीं मिलती, तो फिर केस क्लोज हो जाता है। और केस क्लोज करने की जो रिपोर्ट है वो पुलिस देती है, तो उस क्लोजर रिपोर्ट को आप अदालत में, या फिर चूंकि वो सरकारी कर्मचारी था वहां तक आप देंगे, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उस क्लोजर रिपोर्ट की वजह से उनको जो एफडी है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जो पेंशन, बाकी चीजें, वो सारी फिर रेखा को मिलती, क्योंकि वो पत्नी थी। तो वो इंतजार कर रहे थे कि अपनी दोनों की जो रिश्ते थे और बाकी चीजें, इसको किसी तरह से 7 साल तक संभाल कर छुपा कर रखें, क्योंकि एक बार 7 साल पूरा हो जाए, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आ जाए, तो फिर प्रसन्न कुमार मिश्रा की सारी चीजों की वारिस जो है वो रेखा आसानी से हो जाएगी। और इसीलिए खुल्लम खुल्ला ये लोग पति पत्नी के तौर पे अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे दुनिया के सामने, इंतजार कर रहे थे कि बस 7 साल बीत जाए। और इत्तेफाक से बीत जाता, कुछ दिन ही बचे थे। अगर एसपी हरि नारायण इस केस को दोबारा खोलने का फैसला ना करते, तो खैर ये उन्होंने लाश दफन कर दी। अब एक बार जुर्म हो चुका था, रेखा ने भी मान लिया, साहब अली ने मिलती, तब तक एसडीओ की मौत को साबित नहीं किया जा सकता था, और ये तीनों आराम से कोर्ट से छूट सकते थे। तो इसी के बाद अब बारी ये थी कि भाई लाश के बारे में बताओ, कहाँ ठिकाने लगाया। तो इन्होंने शुरू में काफी गुमराह किया, इधर उधर भटकाया, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने बताया कि स्टेट हाईवे नंबर 12A के पास जो होशंगाबाद रोड है, उस वक्त वहां पे वो हाईवे बन रहा था, और उसी में एक पिलर के नीचे जिसकी नींव खुदी हुई थी, वहां उस गड्ढे में उन्होंने लाश को दफना दिया। इस खबर के बाद पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ, पूरी एकदम खुदाई वाली मशीनें लेकर उस जगह पे पहुंचती है। अब जब लाश छुपाई गई थी तब वहां कुछ नहीं था। अब 7 साल के बाद वहां पूरा नक्शा बदल चुका था, सड़कें बन चुकी थी, हाईवे थे, पिलर थे। अब उनमें खुदाई करनी थी, बहुत ही मुश्किल काम था। मीडिया को भी तब तक खबर पहुंच गई, मीडिया भी पहुंच गई, और बड़ी बड़ी मशीनें और इसके साथ खुदाई हो रही है। खुदाई होती रही, अंदाजा ये था कि 18 फीट के नीचे, जो उसने बताया तो उस हिसाब से, और फिर इंजीनियर लोगों से जो पूछताछ हुई कि 18 फीट के नीचे तक वो नींव है। तो उस पिलर के आसपास के तमाम गड्ढों को खोद खोद कर 18 फीट तक पुलिस पहुंची, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। अब पुलिस के लिए बड़ा, मतलब ये हाथ पैर फूलने वाली भी बात थी कि सब कुछ कर लिया, इतना सारा ताम झाम लेकर आ गए, मीडिया भी पहुंच गई, 7 साल से वैसे ही केस नहीं सॉल्व हुआ है, और अभी बता दिया किसने मारा है, और लाश अगर नहीं मिले तो फिर ये लगेगा कि ये लोग बेकसूर हैं, पुलिस इनको तंग कर रही है। वैसे भी उस दौरान में पुलिस पे उंगली उठेगी, बच्चे को भी आप पुलिस में ले आए उसकी माँ के साथ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेचैन कर रही थी। तो दिल धड़कना तेज हो गया, और जब 18 फीट खुद गया उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर में फिर फैसला होता है कि चलो जब इतनी मेहनत की तो थोड़ी और नीचे खुदाई कर लेते। 3 फीट और नीचे खुदाई की गई। अब 21 फीट तक खुदाई की जा चुकी थी। जैसे ही 21 फीट की खुदाई होती है, अचानक नीचे से एक कंकाल मिलता है। पुलिस को पहली बार सुकून लगा कि चलो उनकी जो पूरी कोशिश है वो कामयाब हो रही है, लेकिन अब भी ये नहीं था कि ये कंकाल किसका है। खैर कंकाल मिलता है, कंकाल बाहर आता है, उसका डीएनए होता है, एसटीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा से मैच कर जाता है।
इसके बाद अब ये साबित हो गया था, चूंकि लाश इन लोगों की निशानदेही पे ही मिली थी कि कातिल यही है। मोटिव पुलिस के सामने था, पता चला कि इश्क था, दोनों ने शादी कर ली थी गुपचुप तरीके से। 7 साल के बाद ये भी सारी चीजें पे जो सरकारी रकम थे, जो चूंकि सरकारी एम्प्लॉई वो प्रसन्न कुमार थे, वो सारी चीजें मिल जाती तो ये खुलेआम फिर पति पत्नी के तौर पे रहते। तो मोहब्बत में गुपचुप शादी करने के लिए एक पत्नी ने ही अपने पति के कत्ल की साजिश रची थी। 7 साल तक वो राज रहा। केस जब क्लोज होने लगा तब वो राज खुला, और एक पुलिस अफसर के सिर्फ इस क्यूरियोसिटी की वजह से राज खुला कि चलो यार केस बंद कर देते हैं, पर एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये कि एक मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, इस एक छोटी सी सोच ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया और केस सॉल्व हो गया। बाद में ये मामला कोर्ट में गया। खंडवा की लोअर कोर्ट ने 16 जुलाई 2010 को, ये 16 जुलाई 2010 को इन लोगों को अरेस्ट किया गया था, और 16 जुलाई 2003 को मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। बाद में ये मामला कोर्ट में गया, और जनवरी 2013 में खंडवा में लोअर कोर्ट ने रेखा और शबनम, सैयद साहब अली जो उसका शौहर, क्योंकि उसने शादी कर ली थी, और साहब 10 साल के बाद 7 साल बाद राज खुला, और उसके अगले 3 साल में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और 2013 में इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। और उम्र कैद मतलब जब तक इनकी सांसें हैं तब तक इनकी उम्र जेल में ही बीतेंगी, ये जिंदा बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये लोअर कोर्ट का फैसला है। इन लोगों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया है। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं है, वो जब आएगा मैं उसकी अपडेट आपको जरूर दूंगा। तो ये थी पूरी एक कहानी खंडवा की, एक ऐसे अफसर की जो 7 साल तक गुम था, और एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसने कहा एक ट्राई मैं भी मारता हूं, और केस सॉल्व हुआ। और 7 साल बाद 21 फीट नीचे गड्ढे से लाश मिलती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आसाराम बापू का असली नाम असल में बापू, जब वो भगवान का उन्होंने खुद को चोला पहना और भक्तों ने उन्हें दर्जा दिया तब पड़ा, वरना उनका असली नाम जो था वो आसूराम सिरुमलानी था। बंटवारे से पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनका परिवार रहता था। बंटवारे के बाद सिरुमलानी परिवार जो है वो हिंदुस्तान आ जाता है और अहमदाबाद में अपना बसेरा बनाता है। आसाराम के पिता एक गरीब आदमी, कोयला और लकड़ी बेचने का उनका काम, और कहते हैं कि जब 15-16 साल की उम्र थी आसाराम की, तब आसाराम ने गुजरात में शराब तस्करी का काम से शुरुआत की, ये इल्ज़ाम है, और धीरे धीरे शराब तस्करी से काफ़ी पैसे कमाए। इसी दौरान में अहमदाबाद में ही आसाराम की मुलाकात गुरु लीला शाह भारद्वाज महाराज से होती है। गुरु लीला शाह महाराज उस वक्त गुजरात में अहमदाबाद में एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद। तो जब गुरु लीला शाह महाराज के संपर्क में आने के बाद आसाराम थोड़ा सा बदलाव आता है और वो उनके करीब होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे गुरु लीला शाह के भक्ति मार्ग पर वो अग्रसर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गुरु स्वामी लीला शाह के बहुत ख़ास और करीबी लोगों में से एक नाम आसाराम कहा जाता है। उधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है गुरु लीला शाह की, इधर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है आसाराम की, आसाराम का कद बढ़ता जाता है, और फिर आसाराम इसी धर्म कर्म के काम पे लग जाते हैं, भक्ति प्रवचन जो गुरु लीला शाह से मिली विरासत में। और फिर पहली बार 1972 में आसाराम अहमदाबाद में पहला आश्रम खोलते हैं, पहला 1972 में। आश्रम खोलने के बाद अब आसाराम का अचानक हुलिया बदलना, उनका पास जो है वो पीछे छोड़ता जाता है, और एक नया रूप, एक संत का रूप वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से संत भी नहीं, क्योंकि पिछले भी सारे कारनामे थे, और कहते हैं कि साधु संत और ये जो दुनियावी चीज़ों से दूर रहने वाले लोग मोह माया में नहीं पड़ते। लेकिन आसाराम बाकायदा शादी करते हैं। शादी के बाद उनकी एक बेटी एक बेटा होता है, एक नारायण साईं जो बेटा, वो भी इस वक्त जेल में है, बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, वैसे ही लगभग इल्ज़ाम में। तो अच्छी खासी इस आश्रम की बुनियाद रखने के बाद 1972 में अचानक आसाराम की धर्म की दुकानदारी बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे अब वो आसाराम से संत आसाराम, और फिर सिरुमलानी जो नाम था टाइटल, वो आसाराम की जगह पे पहले आसूराम थे, आसूराम से आसाराम, फिर उसके बाद और थोड़ा धर्म कर्म के काम में लगे तो वो सिरुमलानी शब्द भी गायब, उसके बाद एक नया टाइटल जुड़ता है बापू। तो अब आसाराम 72 में आश्रम खोलने के बाद 80 के दशक में आते आते वो बापू हो चुके थे, और धीरे धीरे फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं प्रवचन के काम और आश्रम और बाकी चीज़ों से। फिर ऐसा वक्त आता है कि फिर हर पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता हैं वो आसाराम बापू के भक्त होते जाते हैं, और जैसे जैसे भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे वीवीआईपी भक्तों की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे सरकार में बैठे हुए लोगों का उनके दरबार में आना जाना शुरू होता है, आसाराम की विरासत
लगातार बढ़ती जाती है। इस वक्त कहते हैं कि आसाराम के इस देश में लगभग 425 आश्रम हैं। इसके अलावा 1700 के करीब बाल संस्कार केंद्र हैं, 50 रिहायशी स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, 26 गुरुकुल है, 26, करीब 1400 समितियां हैं, करीब 1000 से ऊपर अलग अलग और केंद्र हैं। और ये जो पूरा साम्राज्य देश के अलग अलग शहरों में ये आश्रम, ये गुरुकुल, ये स्कूल, ये केंद्र, ये है, ये हजारों एकड़ की जो ज़मीन है उसके ऊपर बने हुए हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो ज़मीन है वो उनके संपर्क की वजह से मिला। कुछ का इल्ज़ाम है कब्जा किया, कुछ का इल्ज़ाम है हत्या, कुछ का इल्ज़ाम है कि फर्जी तरीके से लिया। कुल मिला के जो पूरी प्रॉपर्टी है आसाराम की, उसकी कीमत जब आंकी गई तो गिरफ्तारी के बाद, तो माना गया कि ये 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, 10,000 करोड़ से ऊपर की ये प्रॉपर्टी संपत्ति आसाराम की। एक संत 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है। ये आसाराम की हैसियत धर्म के, फिर ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद के भी धंधे में उतरे और आयुर्वेद को बाकायदा प्रचार प्रसार करके और प्रोडक्ट तैयार किया, वो भी बिका। किताबें, प्रवचन की कैसेट, सीडी, वो अलग धंधा, और इन सब से करोड़ों की कमाई। बल्कि कई ऐसी जगह प्रवचन जो भक्तों की सीट होती है उसमें वीआईपी तरीके से बैठने के लिए अलग पैसे, चार्जेस। तो एक संत, एक बाबा, एक भगवान भक्तों की नज़र में जो था, वो पैरेलल अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करता जा रहा था और उसकी संपत्ति 10,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो ये सारी चीज़ें बाबा के साथ जुड़ी हुई और बाबा के साथ चल रही थी। इसी बीच में आसाराम बापू पहली बार जो विवादों में आते हैं वो 2008 में आते हैं। 2008 में अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था, जो पहला आश्रम था, उस आश्रम में 2 बच्चों की अचानक मौत हो जाती है और लाश मिलती है, और इनकी लाश आश्रम के पास साबरमती नदी से मिलती है। इनमें से एक लड़के की उम्र 11 साल है और एक की दूसरे की थी 10 साल। कहते हैं कि इन दोनों की जो मौत हुई थी वो जादू टोने की वजह से हुई थी। और तब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि आश्रम में आसाराम बापू के जादू टोना हुआ करता है। बाकायदा जो पुलिस ने चालान तैयार किया था उसमें भी इस जादू टोना टोटके की बात मेंशन की थी अहमदाबाद पुलिस ने। तो ये 2008 की बात है, 2 बच्चे की मौत हुई, उसके ऊपर पूरी जांच हुई, तफ्तीश हुई। लेकिन आसाराम का कद इतना बड़ा, 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स, पुलिस भी जाहिर सी बात है कि हाथ नहीं डाल सकती थी। तो वो पूरी जांच और ये, और फिर पार्टी नेता, मंत्री सब दरबार में आगे पीछे, तो किसकी हिम्मत थी? तो जांच हाशिए पे चली गई। लेकिन इसी बीच में इस कांड के बाद करीब एक दूसरा छिंदवाड़ा में इनका आश्रम है, वहां पे एक और बच्चे की मौत हो जाती है। ये तीसरा बच्चा था जो आसाराम बापू के आश्रम से जुड़ा हुआ था, और इस बच्चे का नाम था रामकृष्ण यादव। इसकी मौत के बाद भी हड़कम बस्ता जांच होती तो पता चलता ये भी जादू टोने का शिकार हुआ। उसके बाद उसी आश्रम में एक और चौथे बच्चे की मौत होती है। तो जब ये 4 मौत हुई तो अलग अलग पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन वो जांच कभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं, और उसके बाद पुलिस ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और कुछ हुआ नहीं। इन 4 मौतों के अलावा जो बाबा के गुरुकुल स्कूल, जिनमें ज़्यादातर जो पढ़ने वाली लड़कियां, 11th 12th की लड़कियों के बारे में रिपोर्ट आई कि लास्ट 5 साल में, ये बात थी 2008 से 2013 के बीच में, करीब 580 से 595 के करीब 595 लड़कियां अलग अलग गुरुकुल के स्कूल छोड़कर गायब हो गई, भाग गई। कुछ लौट आई घर, और उन्होंने बताया कि वो उनको स्कूल में अलग अलग तरीके से तंग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी लोकल पुलिस तक गई, लेकिन किसी ने बाबा पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन बाबा का कुछ नहीं हो, क्योंकि बाबा तब तक भगवान बन चुके थे और भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, हर दिन के हिसाब से बढ़ रही थी। और जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा तो कई प्रवचन में वो खुद ये बोलते भी थे कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूँ तो जेल जाऊँगा, तो उन्होंने कहा मैं खुद जेल जाना चाहता हूँ। एक प्रवचन में उनका बाकायदा, ये वीडियो ऑडियो दोनों है, आप सुनिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर ज़रा ऊपर से तिहाड़ जेल को देख लूँ कि भाई कैसा है। और मैं भी भक्तों से फिर पूछते हैं कि मैं जेल जाऊँ, भक्त कहते हैं मना नहीं जाना बाबा, तो कहते हैं रहने के लिए थोड़ी बादशाह की तरह बस देख कर आऊँगा। ये बात तब की है जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, और उससे करीब साल भर पुरानी पहले की बात। इत्तेफाक देखिए कि जेल जाने की जो ख्वाहिश, हेलीकॉप्टर से जो तिहाड़ जेल का ऊपर से मुआयना करना चाहता था आसाराम बापू, उस साल भर के अंदर अंदर ऐसा जेल गया कि आज 5 साल हो गए, जमानत भी नसीब नहीं है, और न मालूम कितनी जमानत की अर्जियाँ सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है, और अभी भी जेल में। अब ये पूरी कहानी बाबा के साम्राज्य की, बाबा के पाकिस्तान से आने की, फिर शराब की तस्करी छोड़कर उसके बाद एक महाराज लीला शाह का भक्त बनने की, और फिर अपना आश्रम खोलने की, और उसके बाद आसूराम से आसाराम बनने की, और एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की, हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की। यहाँ तक सब ठीक, इल्ज़ाम भी लग रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब कहानी में जो आसाराम बापू की ज़िंदगी करवट लेती है वो 2013 में लेती है, और शायद अगर ये मामला दिल्ली में दर्ज ना हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि आसाराम बापू आज जेल में होते। ये जो अब कहानी, जिस केस की वजह से आसाराम बापू जेल में आज तक है, ये कहानी सुनी सुनाई या इधर उधर की नहीं, बल्कि जो राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आनंद पुरोहित, जिन्होंने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में बाकायदा जो पूरा स्टेटमेंट दर्ज किया है, उसमें उस लड़की का किस्सा है। इसके अलावा जो चार्जशीट में है,
ये उसके हवाले से भी है। तो आसाराम बापू जेल क्यों गए, किसकी वजह से गए, क्या हुआ था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आसाराम बापू का एक गुरुकुल है। उस गुरुकुल में करीब 400 लड़कियां पढ़ती हैं और उसमें 11-12 की लड़कियों की तादाद करीब 90-95 थी। 2012 में आसाराम बापू हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में उनका कोई प्रवचन था। वहीं उस प्रवचन के दौरान उन्हें एक लड़की पर उनकी एक नज़र पड़ती है। तो उस लड़की को देखते हैं। अब वहाँ पे एक शिल्पी हुआ करती थी उस हरिद्वार में। तो उस लड़की के बारे में पता करते हैं लड़की कौन है। तो बताती है कि ये लड़की 11th में है और हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ती है। ये हरिद्वार में बात हो रही है। बापू उस लड़की को बाद में बुलाते हैं अपने पास, उससे बातचीत करते हैं। लड़की भी कि आसाराम बापू उसको इतना बुलाकर करीब से बात कर रहे हैं। कद और पद और दर्जा देखकर कोई भी आम आदमी सहम जाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की को आसाराम बापू की नीयत ठीक नहीं लगी और फिर वो हट गई। उसके बाद फिर आसाराम बापू जो भी शिल्पी से बात करते हैं, बात आई गई हो जाती है। ये 2012 की बात है। अब वो लड़की आसाराम बापू को इतनी अच्छी लगती है कि जो शिल्पी थी, जो यहाँ पे संचालिका थी हरिद्वार में, उसको वो छिंदवाड़ा के उस गुरुकुल का वार्डन बनाकर जनवरी 2013 में छिंदवाड़ा भेज देते हैं, सिर्फ एक मकसद से कि तुम जाओ और उस लड़की को तैयार करो ताकि वो मेरे पास आ सके। तो शिल्पी वार्डन छिंदवाड़ा पहुंचती है, वो उस लड़की से बातचीत करती है। वो लड़की शाहजहांपुर की रहने वाली, उसका एक भाई भी उसी गुरुकुल में पढ़ रहा है। और वो कहती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, बापू ने तुमको पसंद किया है, तो तुम बापू के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। लड़की को बापू की नीयत हरिद्वार में ही समझ में आ चुकी थी, तो वो मना करती है। शिल्पी जो है लगातार उसका समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की जिद पड़ी रहती है। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी बापू के पास। उधर बापू लगातार जो है वो शिल्पी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा आना है। इस बीच में जो उनका दूसरा शिष्य था आसाराम बापू का निजी सेवादार शिवा, वो उसको ये काम सौंपते हैं कि वो जोधपुर में उनके लिए एक प्रवचन का आयोजन करे। और उस प्रवचन की तारीख तय होती है 9, 10 और 11 अगस्त 2013 जोधपुर में। जोधपुर में बाबा का एक, जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है जो मुडई गांव है, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर। और वहाँ पे देवड़ा करके फार्म हाउस है जो आसाराम बापू का, उसको वो एकांतवास या कुटिया कहते हैं, दो नाम है उस फार्म हाउस के, एकांतवास और कुटिया। तो शिवा को ये काम सौंपते हैं कि वो वहाँ पे एक प्रवचन रखे। शिवा 9, 10 और 11 अगस्त को फाइनल करता है। इस बीच में इधर शिल्पी लगातार कोशिश करती रहती है लड़की को मनाने की, लड़की मानती नहीं है। तब शिल्पी दूसरा चाल चलती है। वो उस लड़की को कहती है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, क्योंकि तुम 2-2 घंटे बाथरूम में रहती हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम अकेली खोई रहती हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ, कहती नहीं तुम्हारे ऊपर साया है। लड़की और ये साया बापू उतार देंगे। लड़की फिर भी नहीं मानती है, क्योंकि शायद उसे भनक थी कि बापू से सब कुछ करेंगे। तो अब लास्ट में इधर आसाराम बापू लगातार शिल्पी शिवा को फोन कर करके, और ये जो सारे फोन की मैं बात कर रहा हूँ क्यों कर करके, ये फोन भी बाकायदा कॉल डिटेल्स हैं पुलिस के पास इस केस से जुड़े हुए, क्योंकि उससे पहले कभी बाबा, शिल्पी, शिवा, इन लोगों में इतनी लंबी बातचीत या इतने एक दिन में कॉल नहीं हुए थे जितने इस पीरियड में हुए जब ये केस होता है। तो लास्ट में बाबा का प्रेशर, शिल्पी जो है फिर आखिर में उस लड़की के घर वालों को शाहजहांपुर में बात करती है और कहती है कि आपकी बेटी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, वो मान नहीं रही है और इसका इलाज ज़रूरी है। और बापू यहाँ आ रहे हैं जोधपुर 9, 10, 11 अगस्त को, तो बापू जो है वो उसका इलाज कर देंगे। एक बार उसको बापू को आप बापू के पास भेज दीजिए, देख लेंगे। लड़की का पिता नहीं मानता है, वो कहता नहीं हम नहीं भेजेंगे। लेकिन लड़की की मां मान जाती है, कहती है आसाराम, वो भी भक्त कि आसाराम बापू हैं, हमारी बच्ची को ठीक कर देंगे। तो माँ की जिद पे बाप भी तैयार हो जाता है। इधर शिल्पी एक नई चाल चलती है, वो कहती है कि आप घबराएं मत, आप भी आ जाएं और आप साथ रहेंगे जब बापू इलाज करेंगे। तो माँ बाप का, खासतौर पर बाप का डर दूर हो जाता है कि जब सामने ही इलाज होगा तो फिर क्या डरना। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद अब इसमें जो छिंदवाड़ा स्कूल का निदेशक, चूंकि 5 लोग इसमें आरोपी थे, शिल्पी, शिवा, शरद चंद, ये छिंदवाड़ा का डायरेक्टर है उस स्कूल का, गुरुकुल का। इसके अलावा प्रकाश, या आसाराम का पर्सनल रसोईया है जो उनके लिए खाना बनाता है, और आसाराम बापू। तो इनके जिस निदेशक को, शरद चंद को, जिम्मेदारी दी जाती है कि उनके घर वालों को जोधपुर आए और जोधपुर से लेकर फार्म हाउस तक लेकर आना है। 13 डेट फिक्स हो जाता है प्रवचन का, 9, 10, 11 के बाद बापू को अब 2 दिन वहीं रहना था, तो प्रवचन के बाद बापू खाली हैं। 13 अगस्त को ये लड़की अपने माँ बाप के साथ, चूंकि वो घर गई हुई थी, शाहजहांपुर से जोधपुर पहुंचती है। बाकायदा स्टेशन जाते हैं आसाराम बापू के लोग, शिवा जो है खास तौर पर, जो इसका निजी सेवादार था, और वो इन दोनों माँ बाप और बेटी को लेकर, तीनों को लेकर फार्म हाउस पहुंचते हैं, एकांतवास कुटिया। कुटिया में ये लोग वहाँ रहते हैं, उस दिन मुलाकात नहीं होती है। 14 अगस्त को आसाराम बापू उसी कुटिया में पहली बार इन तीनों से मिलते हैं। प्रवचन होता है, प्रवचन देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, और माँ बाप के सामने लड़की को देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इसका इलाज कल करेंगे, मतलब 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2013। अब उस रात को भी ये लोग वहीं फार्म हाउस में ठहरते हैं। 15 अगस्त की तारीख आती है। 15 अगस्त को दोपहर को अचानक जो रसोईया था वो आता है लड़की के माँ बाप और लड़की के पास और कहता है कि बापू ने बुलाया, अब उसका इलाज किया जाएगा। लड़की और माँ बाप बापू के जो कुटिया थी वहाँ पहुँचते हैं। उनके सामने आसाराम बापू लड़की का थोड़ा बहुत जो बातें हैं या जो जिस तरीके की चीज़ें हैं, एक भूत प्रेत हटाने का जो मंत्र है, वो कुछ देर के लिए करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि ये साया जो है, ये इसका इलाज जो है वो अकेले में हो सकता है, एकांत में, तो अब आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रसोईया और निजी सेवादार वो उनके माँ बाप को समझाता है कि ऐसा पहले भी तमाम एकांत में ही करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत होता है वो उतर के किसी और पे चला जाएगा, तो आप लोग इधर आ जाइए। उसको दूसरे कमरे में ले जाया जाता है
और दरवाज़ा बंद कर देता है रसोई। अब उस कमरे में सिर्फ आसाराम बापू और वो लड़की जिसकी उम्र 16 साल, जो 11th क्लास में उसी छिंदवाड़ा गुरुकुल की पढ़ने वाली। अंदर ले जाने के बाद आसाराम बापू उसे दूध पिलाते हैं। और आसाराम बापू के बारे में ये भी है कि वो सम्मोहन शक्ति के माहिर हैं। बात करते करते अपनी आंखों से बातों से वो वश में कर लेते हैं। और ये जब जादू टोना टोटके की बात अहमदाबाद 2008 के केस में आई थी, तब उस पुलिस ने भी मेंशन किया था। तो वो अकेले होने के बाद वो उस लड़की के ऊपर भी सम्मोहन का जाल फेंकते हैं और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। शायद चूंकि इस लड़की का बयान है कि उससे पूरी तरह से होश था, थोड़ा सा होश नहीं था, लेकिन उससे बाकी होश था और उसे पता चल रहा था कि बापू उसके साथ क्या कर रहे हैं। उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन बापू नहीं माने और फिर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। और इसके बाद फिर लड़की रोती और कहती कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी। तो फिर बाबू उसको धमकाते हैं कि तुम, मुझे नहीं मालूम कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे माँ बाप को भी मार देंगे। लड़की घबरा जाती है। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है, लड़की माँ बाप के पास जाती है, माँ बाप से कुछ नहीं बोलती है। 15 अगस्त की ही शाम को फिर इन तीनों को उनका सेवेदार लेकर जोधपुर पहुंचता है, जो 40 किलोमीटर दूर है ये फार्म हाउस। वहाँ ट्रेन पे बैठाता है। ये लोग 16 अगस्त को शाहजहाँपुर पहुंच जाते हैं अपने घर। शाहजहाँपुर आने के बाद 17 और 18 को लड़की बहुत खामोश रहती है, कुछ नहीं बताती। लेकिन 18 तारीख की शाम होते होते वो अचानक रो पड़ती है और अपनी माँ से अकेले में जाकर 15 अगस्त की वो पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि किस तरह आसाराम बापू ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। माँ अपने पति को ये बात बताती है। पति को बहुत गुस्सा आता है। तीनों फैसला करते हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे और सबसे पहले इस बारे में आसाराम बापू से ही बात करेंगे। उन्हें ये मालूम था इधर 15 अगस्त को जब ये लोग शाहजहाँपुर चलते हैं, 16 अगस्त को आसाराम बापू भी जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में 17 और 18 से लेकर 20, 18, 19, 20 अगस्त को 3 दिन का रामलीला मैदान में आसाराम बापू का प्रवचन था। तो वो जोधपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इधर लड़की के घर वालों को पता था कि ये प्रवचन है, वो दिल्ली में मिलेंगे। पहले वो फ़ोन करके सेवादार और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो मना कर देते हैं कि बापू बिजी है। तो अब लड़की अपनी फैमिली के साथ दिल्ली पहुंचती है, रामलीला ग्राउंड जाती है और रामलीला ग्राउंड में जाके आसाराम बापू से मिलने की कोशिश करते हैं कई घंटे। लेकिन उनके जो आसाराम बापू के आसपास के लोग थे वो लड़की और उसके घर वालों को भगा देते हैं। फिर इन्हें लगता है कि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रामलीला ग्राउंड से मुश्किल से, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड का एक खत खत्म होता है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन है, जो सेंट्रल दिल्ली में आता है, और उसी के बराबर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो लड़की अपने माँ बाप के साथ 20 अगस्त को कमला मार्केट थाने पहुंचती है, जिस दिन आखिरी प्रवचन का दिन था, और जाकर वहाँ वो रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बलात्कार हुआ है। अब जब कमला मार्केट थाने लड़की पहुंचती है तो पुलिस उससे जाहिर सी बात पूछती कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। तो तारीख बताती है कि 15 अगस्त को हुआ, जोधपुर में हुआ। तो कमला मार्केट की जो इंस्पेक्टर SHO थे, वो कहते हैं कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं आता, ये मामला जो है राजस्थान का है, तो आप जोधपुर में इसकी कंप्लेंट लिखाओ। SHO दिल्ली पुलिस का उस वक्त जो 2013 में थे वहाँ पे, वो बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस्ड। तो थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद ये तो बोल दिया कि यहाँ नहीं होगा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि आसाराम बापू का नाम आ रहा, और आसाराम बापू का प्रवचन और उस वक्त रैली है, वो सारे इंतजाम का एक हिस्सा उस कमला मार्केट थाने के जिम्मे भी था, सिक्योरिटी को लेकर। तो पता नहीं SHO को क्या सोचता, और SHO जो है अपने इलाके के सेंट्रल के DCP को फ़ोन करता है और वो कह के बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आई अपने पेरेंट्स के साथ और वो कह रही है कि ऐसे उसके साथ रेप हुआ है, पर रेप जोधपुर में हुआ और जोधपुर से भी 40 किलोमीटर दूर हुआ है, तो क्या करें। DCP ये कहानी सुनने के बाद फौरन SHO को कहते हैं कि बेशक जुरिडिक्शन हमारा नहीं है, लेकिन कानून हमें हक देता है कि एक 0 FIR भी होता है। 0 FIR का मतलब है कि क्राइम कहीं भी हुआ हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर कोई जाकर लिखाना चाहता है तो वो लिख सकता है, बाद में वो FIR ट्रांसफर हो जाएगा जिस इलाके का है। तो DCP कहते हैं कि आप इसमें 0 FIR दर्ज करो। लड़की का पूरा बयान होता है, 0 FIR दर्ज होता है। 0 FIR दर्ज होते ही ये बात मीडिया में आ जाती है, हर तरफ खबर फैलती है। अब चूँकि आसाराम बापू का मामला, तो और तेज़ी से खबर फैलती है। उसके बाद ये बात जोधपुर पुलिस तक जाती है, जोधपुर पुलिस एक्टिव होती है। इधर 20 तारीख को FIR दर्ज, मीडिया में खबर आती है और आसाराम बापू अचानक गायब 21 अगस्त से। अब जोधपुर पुलिस भी एक्टिव, जोधपुर पुलिस, दिल्ली पुलिस ने सारी चीज़ें दे दी। फिर जोधपुर पुलिस ने लड़की का बयान लिया, उन जगहों पे गई जहाँ जहाँ उसने बताया कि ये एक देवड़ा फार्म हाउस है जो जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर है, एकांत वास कुटिया कहते हैं, यहाँ पे ये लोग थे। वो बाकायदा शिल्पी से लेकर शिवा से लेकर सबके नाम बताती है। लड़की का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है। फिर बाकायदा तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है और आसाराम बापू की तलाश शुरू हो जाती है। आसाराम बापू गायब, उनके हर आश्रम में तलाशी ली जाती है, वो मिलते नहीं है। इस बीच पुलिस उन्हें 29 तारीख तक की मोहलत देती है, 29 अगस्त तक की, कि आप अपने आप को हवाले कर दें, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे। 29 अगस्त शाम 5 बजे तक की मोहलत थी, वो मोहलत खत्म हो जाती है, आसाराम बापू हाथ नहीं आते। पुलिस इसके बाद इधर उधर तब भी लगातार दबिश डाल रही थी। 1 सितंबर 2013 को मोहलत खत्म होने के 48 घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है कि आसाराम बापू इंदौर के अपने आश्रम में है। इस बीच आसाराम की तरफ से उनके बेटे नारायण साईं लगातार ये मीडिया को कह रहे थे कि उनके पिता जो है वो कानून से नहीं भाग रहे हैं, कानूनी मशवरा ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं और वो अपने आप सरेंडर करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। पुलिस को पता चलती है, जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम पहुंचती है, आसाराम बापू को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है, पूछताछ करती है और इसके बाद उनके खिलाफ रेप, किडनैपिंग, इन तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, जोधपुर अदालत में पेश किया जाता है और जोधपुर अदालत फिर उन्हें जेल भेज देती है। हाल के वक्त में जोधपुर में ये दूसरे VVIP कैदी थे, पहले सलमान खान काले हिरन शिकार के मामले में, उसके बाद आसाराम बापू। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सलमान खान जेल में पहुंचे थे, अभी हाल में लास्ट, तब आसाराम बापू उसी जेल में बंद थे।
उम्र बहुत हो चुकी, सलमान को जमानत मिल गई। इस पर भी आसाराम ने कहा था कि सलमान खान आते हैं, जमानत लेके चले जाते हैं, मुझे बुड्ढे को जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मामला चूंकि संगीन, लड़की इधर झुकी नहीं, उसे काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की गई, लड़की के घर वालों को प्रोटेक्शन दिया गया। इसके अलावा इस मामले में एक के बाद एक कई गवाहों पर हमले हुए, वो भी मामला दर्ज है। फिर सेशन कोर्ट से लेके वक्त वक्त पर कभी बीमारी की वजह से, कभी किसी और की। एक बार उन्होंने ये भी दलील दी कि वो नपुंसक हैं, वो रेप कर ही नहीं सकते। उस पर मेडिकल टेस्ट हुआ, वो भी फिर पॉजिटिव पाया गया कि नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो तो नेगेटिव पाया गया। तो वो सारी चीज़ें करते करते 13 से आज 18 खत्म होने वाला है। लेकिन 5 साल हो गए, जमानत के लिए भी तरस चुके हैं आसाराम बापू, और जमानत सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि जिस पद पे और जिस तरीके का लोग उनको एक आस्था और अकीदत का देवता और भगवान मानते थे, उनके साथ छल कपट और ये धोखा, इसलिए ये सज़ा जो है कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो आसाराम अभी भी जेल में और अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दूसरा, इस दौरान इसी बीच में एक और चीज़ हुई जो मैं यहाँ पे आपको बताना जरूरी समझूंगा कि ये 2013 का मामला है, लेकिन 2010 की एक चीज़ है। यह है जून 2010 की बात, जब ये 2008 में अलग अलग स्कूलों में 4 लड़कों की मौत हुई और जादू टोना की बात आई और आसाराम पे बहुत सारी उंगलियां उठी, पुलिस ने कुछ किया नहीं। तब आज तक ने एक कोशिश की थी कि आसाराम बापू का सच उजागर करें, तो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। तो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे दीपक शर्मा, जो जिनको आप लोग जानते हैं, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम, इन सबको लेकर बहुत उन्होंने रिपोर्टिंग की। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन में काफ़ी माहिर। तो दीपक शर्मा भाई की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया जून 2010 में। हरिद्वार पहुंचते हैं, एक फीमेल रिपोर्टर को जो डेस्क की है उसको वहाँ पे लेके जाते हैं हिडन कैमरा के साथ, और उसको ये बता के हम लोग पेश करते हैं कि ये विदेश से आई है और उस मुल्क की पुलिस इसको तलाश रही है, एक क्रिमिनल, इसने कुछ फर्जीवाड़े किए हैं, कई लोगों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए हैं, तो इससे कुछ दिन के लिए यहाँ पनाह देना, छुपाना है। तो कायदे से किसी भी देश का अगर कोई मुजरिम है तो उसको आप पनाह नहीं देंगे, वो भी गुनाह है और आप उस गुनाह में बराबर के शामिल हो जाएंगे। लेकिन आसाराम बापू ने झटके में कहा कि कोई नहीं, यहाँ तो एक से एक डाकुओं को हम लोग पनाह देते हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे है, और हमारे पास तो यहाँ सारे मंत्री संतरी सब आते हैं, तो तुम बेफिक्र हो, यहाँ रहो। अब आसाराम बापू का कैरेक्टर पता करना था इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, मकसद ये था। और दूसरा कि वो 2 नंबर का क्या क्या धंधा है या नहीं है, तो अगर उस लड़की को बचाने के लिए पैसे, हवाला, ये सारी चीज़ें पता करनी थी। लेकिन वहाँ जब स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है तो ये पूरा 10 घंटे की कहानी है। 10 घंटे में आसाराम बापू का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। उस लड़की को जब मिलाया गया तो वो लड़की बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और इस डर की वजह से कई बार नींद नहीं आई। तो स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम बापू बाकायदा उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हें नींद आ जाएगी, एक काम करना, आज तुम मेरे साथ सोना, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो सारे आश्रम में तमाम भक्त थे, लेकिन आसाराम बापू जब तक रहे सिर्फ उस लड़की को ही उनकी आगे ढूंढती थी। फिर थोड़ी देर में बुला लेते थे, अरे वो कहाँ है अपने सेवक से। उसके बाद वहीं पे एक नदी है जहाँ पे ये आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि शाम को जंगल में नदी में मेरे साथ बोट पे चलना। अच्छा, वो लड़की भी घबरा रही थी कि पता नहीं यहाँ जंगल है, पूरा इलाका इनका है, कुछ हो ना जाए उल्टा पुल्टा, तो उसने अकेले जाने से मना किया बड़ी हिम्मत करके। आसाराम बापू ने फिर कहा कि गुस्सा भी आया कि मेरे साथ नहीं जा रही है, बट फिर उसको शाम को जब अंधेरा हो गया तो छत पे ले गए आश्रम के, और वहाँ अंधेरा था, और फिर उससे वो उस तरह की बातें करने लगे, उसके कंधे पे हाथ रखा। अब ये था कि रात को चूंकि बापू ने कह दिया था कि तुम्हें नींद अच्छी आएगी, आज मेरे साथ सोना, अब इधर टीम की भी हवा खराब, जो हमारा रिपोर्टर बन के गया है उसके साथ, और ये लड़की है वो भी देखना है। तो अचानक रात को करीब प्रवचन था 9 साढ़े 9 के दरमियान, 8 साढ़े 8 के दरमियान, तो उस वक्त कई बाबा के भक्त आ गए। अच्छा, अब ये दोनों पे नजर भी रखी जा रही थी कि आश्रम से बाहर ना जाए, लेकिन उन भक्तों के रेले के बीच में एक मौका मिला, और वही एक मौका था बचने का। तो जो हमारा अंडरकवर रिपोर्टर और वो लड़की, दोनों उस भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर किसी तरह आश्रम से बाहर निकलते हैं और फौरन हरिद्वार छोड़ देते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि काम हो गया था। उस स्टिंग के जरिए ये चीज़ें जो पता करनी थी वो पता चल गया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लड़की को लेकर बाबा के मन में क्या क्या चीज़ें थी ये भी इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये स्टिंग ऑपरेशन की कहानी भी आपको सुनानी जरूरी थी। ये 2010 जून की है और आज तक पे चलिए वेबसाइट पे, यूट्यूब पे अभी भी होगा शायद। तो ये है पूरी कहानी आसाराम बापू की, जो अभी जोधपुर जेल में बंद है, जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। इनके बेटे जो नारायण साईं, उनके ऊपर भी इसी तरह रेप का इल्ज़ाम है, वो भी जेल में बंद है। और उसके बाद तो खैर बाबाओं के जेल जाने की झड़ी लग गई। बाकी के जो बड़े बाबा हैं, जैसे राम रहीम की कहानी भी अपने आप में बहुत डिफरेंट है, वो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। तो आज आसाराम की ये कहानी पूरी